मोहम्मद नगर पंचायत के डावर गांव में आज के कार्यक्रम में मौजूद कोचाधामन के प्रमुख प्रतिनिधि जवादुल हक साहब, जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एहतशाम अंजुम साहब, डॉक्टर नजीरुल इस्लाम साहब, मंजूर साहब, समाज सेवी बाबर साहब, मुनाजिर साहब, जिला पार्षद प्रतिनिधि तुफैल अहमद डब्लू साहब, हमारे सरपरस्त गार्जियन मौलाना गियासुद्दीन साहब, मुफीज साहब, उप प्रमुख प्रतिनिधि सद्दाम भारती साहब, अफरोज अंजुम साहब और आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई जहांगीर आलम साहब, अंसार आलम साहब, इंजीनियर फिरोज अहमद साहब, फरीद साहब, मास्टर गनी साहब, डीलर जमील साहब, डॉक्टर जाहिदुर रहमान साहब, समीम साहब, इदरीस आलम साहब, इस्माइल साहब, अनवार आलम साहब, मंसूर साहब, सज्जाद आलम साहब, मास्टर जुबेर साहब भौलमाला, डॉक्टर शफीक आलम साहब, नईम अख्तर साहब और मुअज़्ज़ज़ हाजरीन। मुझे यहाँ आने में ताखिर हुई, पहले 3 बजे पहुँचना था, लेकिन पहले से एक कार्यक्रम कोचाधामन कमलपुर पंचायत में अल्ता में निर्धारित था, मुझे पता नहीं था और जिस कारण मैं ये माजरत किया कि भाई ये प्रोग्राम को आज टाल दीजिए दूसरे दिन। लेकिन गयास साहब बताया कि जो हमारे जहांगीर साहब या अंसार साहब, इन लोगों से मुझे कभी डॉक्टर से कभी इससे पहले मुलाकात न बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने समीम साहब जैसे बताया, मौलाना गियास साहब से बात करके प्रोग्राम तय कर दिया। आज पहली बार इन लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, तो यह आपकी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन मुझे यहाँ आने में देरी हुई, 6 बजे मैं बोला था, लेकिन वहाँ प्रोग्राम खत्म होते होते 7:30 बज गया। बड़ी भीड़ थी, हाट का दिन था वहाँ अल्ता हाट, इसके लिए माजरत खाऊं। और जैसा बताया गया कि ये लोग गांव से दूर में पूरा टेंट लगा के प्रोग्राम दिन का था रखे थे, लेकिन जब रात का मसला आया तो फिर लाइट वगैरह की वजह से यहाँ प्रोग्राम को जो शिफ्ट करके ये गांव में किया गया। तो मैं आप सभी भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ। किन अल्फाज में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे कभी भेंट नहीं, कभी मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए इस प्रोग्राम का इस गांव में आयोजन किया। और इस रात में आज ठंड भी ज़्यादा है पहले के मुकाबले में, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी अभी कुछ देर तक यहाँ, बहुत देर तक यहाँ मौजूद रहे। तो सबका ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ने की एक मुहिम चलाई गई है। उसी कड़ी में हम लोगों का पूरे बिहार में, किशनगंज में भी प्रोग्राम चल रहा है। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ 9 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले एनडीए के नेता के रूप में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे। बीजेपी के कुछ बड़बोलेपन नेता जो सरकार में रहते हुए भी हमेशा ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे कि जिससे एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को ठेस पहुंचता था। कभी ये लोग अजान पर बयान दे देते थे, कभी ये लोग हिजाब पर बयान दे देते थे, कभी ये लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून जो यूपी में लागू हुआ है तो उसकी मांग करते थे। आपने देखा होगा सब मामले में नीतीश कुमार ने 2 टूक बीजेपी के साथ रहते हुए भी
चाहे अजान की बात हो, 2 टूक कह दिया कि इसमें दिक्कत क्या है। आप मंदिरों से हनुमान चालीसा पढ़िए अपने धर्म के अनुसार। मुसलमान भाई जो है मस्जिद से अजान देंगे, नमाज पढ़ेंगे। सभी धर्मों को इख्तियार है कि अपने अपने मजहब के एतबार से आप जो है अपना पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून या ऐसा कानून है कि इसको अगर लागू किया जाएगा तो जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने 2 टूक बीजेपी के नेताओं को कह दिया कि हम बिहार में कानून बनाकर आबादी पर लगाम नहीं लगा सकते। हम अपने युवा पीढ़ी को तालीम देंगे, खासकर औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को, और उससे जो है खुद जो है जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर 2005 से पहले 4.3 था। इन 17 सालों में नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच ने इसको 2.8 पे ला दिया, बिना कानून बनाए, बिना कोई ये किए हुए। तो ये बड़ी बात है। तो इसी तरह आप देखे होंगे जब बीजेपी के साथ थे 2019-20 में सीए को लेके पूरा हंगामा खड़ा हुआ, हम लोग भी उसके खिलाफ रोड पर आए और नीतीश कुमार ने मार्च 2020 में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से कानून पास कराया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। बीजेपी के साथ हुकूमत चलाने के बावजूद भी ये कानून, ये बिल बिहार असेंबली से उन्होंने पास करवाया कि हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात। गर्चे ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ होने के कारण उसका बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। जो अल्पसंख्यक बिरादरी है, माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज लोग, उनसे जो है दूर हो गए। और यही वजह है कि पिछले 2020 के चुनाव में कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को पूरे बिहार से टिकट दिया गया, सभी लोग चुनाव हार गए। नौशाद साहब ठाकुरगंज से चुनाव हारे, मैं खुद कोचा धामन से। इतना सब कुछ करने के बावजूद एक ही बात बोले, बीजेपी संगे क्या छे। तो वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जो बीजेपी को लगाम लगा के रखा है। उसके लगाम को अपने हाथ में, खबरदार यहां से आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। उसी का नाम नीतीश कुमार है। आज जब महागठबंधन बना है तो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार ही नहीं है, पूरे देश में लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी को 2024 में कोई अगर चुनौती दे सकता है तो बिहार के लाल नीतीश कुमार जी। मतभेद बुलाकर नीतीश के नेतृत्व में जो एक हो जाओ। क्यों नीतीश कुमार जरूरी है? इसलिए कि जो 17 साल मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, केंद्र में सांसद रहे, विधायक रहे, एमएलसी रहे, इतना सब पद में रहने के बावजूद भी वो एक बेदाग चेहरा है। उस पर कोई करप्शन का आरोप नहीं है। इतना लंबा उनका तजर्बा है और यही वजह है कि सभी लोग उनको मोदी के विरुद्ध उपयुक्त मानते हैं। आज पूरे देश और दुनिया की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। और जब से महागठबंधन बना, देख रहे हैं ये दिल्ली जाते हैं, अलग अलग जगह जाकर जो देश के विभिन्न भाग के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल के नेताओं से मिलते हैं कि सबको एक होकर के मोदी के खिलाफ एक मंच पर आकर के
उन लोगों को 2024 में इस सरकार को विदाई करना है। तो इसमें हम आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है। आपको भी समझना है कि मैं नीतीश कुमार हूं। जब तक आप नहीं समझेंगे तो इस सरकार को बेदखल करना बहुत ही मुश्किल काम। सिर्फ एक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी या कांग्रेस के भरोसे अब रहेंगे? इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है, इनका काम कुछ भी नहीं है। सिर्फ समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करो और जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों में भेदभाव कर जो है वोट अपना लेके कुर्सी पे बने रहो। चाहे नौकरी का मामला हो, किसान का मामला हो, काले धन को वापस लाने का मामला हो, एक भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए, जितना भी वादा किए थे। और उसके दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सब पूरा करते हैं। यहाँ सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। आप बताइए 2005 से पहले इस गांव में बिजली मैं समझता हूँ नहीं हुई होगी। ये सारी सड़कें जो है 2005 के बाद भी उन्हें आज जिधर से मन उधर से चले जाइए। गर्चे अभी हमारे मेंबर साहब शिकायत भी कर रहे थे कि सड़क बहुत खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। सरकार का एक नियम है कि कोई भी मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क जो बनता है 5 साल के बाद उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका मरम्मतीकरण होना चाहिए। अब तो सरकार की मरम्मती पॉलिसी भी बन गई है कि आप आज रोड बनाए तो उस ठेकेदार को, उस कंपनी को 5 साल तक जो भी होगा, कहीं भी टूट फूट मट्टी कट गया, बह गया, उसको रिपेयर करना, उसका पैसा सरकार उसी कंपनी को, उसी ठेकेदार को दे देती। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इन सड़कों की क्यों मुरम्मत नहीं हुई। जहां तक मेरी बात है, आप सब लोग जानते हैं मैं कोई आपके दूर का नहीं हूँ। मेरा घर कैरी वीरपुर गांव, कैरी वीरपुर पंचायत, कोचा धामन, बहादुरगंज जो पलासबनी पंचायत है एकदम सटे हुए मेरा गांव, मेरा टोला लास्ट है। तो वहीं का मैं रहने वाला हूँ। रहता हूँ अभी किशनगंज में। बचपन से वहीं इंसान स्कूल में पढ़े, फिर पटना साइंस कॉलेज गए, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी गए, फिर नौकरी में गए, नौकरी छोड़े और 2010 में सियासत में आए। 2 बार वहां के लोगों ने मौका भी दिया। 2014 के बाई इलेक्शन में 14 महीना काम करने का मौका मिला। फिर जो है 2015 में से 5 साल रहा। तो पहली बार आप देखे होंगे, आप पता कर लीजिए कि कोई जीतने के बाद भी 5 साल, ये 6 साल 4 महीना, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, सुख हो, दुख हो, कोई भी मामलात हो, उस मामले में जो जनता के बीच जो हाजिरी लगानी पड़ती है उसमें कोई हमसे आगे नहीं जा सकता। बल्कि आज जो नेता लोग हैं उसको मैंने मजबूर कर दिया है कि उनको भी आज सरमन जो है घूमना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पब्लिक सवाल करती है। और यही वजह है कि जो बड़े नेता लोग आज मेरे जो खिलाफ है, मेरा वही वजह है कि मैं इजीली अवेलेबल हूँ, सबसे बात कर लेता हूँ, फोन पर सबका फोन उठा लेता हूँ। कहीं भी कोई मामला होता है मैं पहुंच जाता हूँ। और चुनाव हारे हुए 2 साल हो गए और जिस दिन से चुनाव हारा हूं आज भी 16 घंटा कम से कम जनता के लिए उपलब्ध रहता हूं। किशनगंज में लाइन खानका रोड में मेरा आवास है, डेरा है। कोई भी आदमी, एक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा, सबसे गरीब मजबूर आदमी भी खुद से जाकर अपनी बात रख सकता है। हम लोग उसमें जो है कोशिश करते हैं। अभी जो है मास्टर अंसार साहब बताओ तो ये किशनगंज रेलवे स्टेशन वाला मामला, उस टाइप का कितना मामला है कि वहां कोई मोटरसाइकिल वाला गया और गलती से जो है वहां पार्किंग में नहीं लगाया, तो पार्किंग के ठेकेदार के आदेश में जंजीर मार दिए।
1000 दो, 500 दो, 300 से कम नहीं। जब मुझे जानकारी मिली हमने जाके उसका ऑपरेशन किया। जो है टेम्पू वाले से लेके मोटरसाइकिल साइकिल का रेट निर्धारित है, वो रेट चार्ट टंगवाया और उस पर कार्रवाई भी करवाया। उसी तरह टेम्पू वालों से ये आपके किशनगंज पश्चिम पाली चौक में जो रंगदारी पूर्वक जो एजेंट बोल करके कि टेम्पू में पैसेंजर बैठाना है तो 50 से 100 रुपया। तो एक आपके बगल में ही तेघरिया पंचायत का हरमूज टेम्पो, वो सब टेम्पू वाले को लेके आए और हम लोग एसपी साहब को शिकायत किए। 2 एजेंट को सीधे जेल भेज दें। आज सब फरार है। कोई अपना टेम्पो लेके जाता है, पैसेंजर अगर होता है उठा लेता है, 50 से 100 रुपये वही लोग ले लेते हैं। तो जहां से जो मिलता, पिछले दिनों देखे होंगे कि आपके पहाड़ कट्टा में एक लड़का दिल्ली में रहता था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वहां रिक्शा चलाता था, वहीं शादी किया। बीवी भी 5-6 महीना पहले उसको छोड़ के किसी दूसरे के साथ चली गई। वो शराब का भी उसको लत था और रिक्शा चलाता था। और लाजपत नगर थाना में रोड के किनारे वो मरा हुआ था। सवेरे पुलिस देखा, उसका तो वहां कोई था ही नहीं। जब और जो जानने वाले थे वो भी कोई डर से नहीं जा रहा था कि कहीं हम लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर ले कि तुम ही लोग मार के रोड में गिरा दिए हो। वहां से लड़के लोग बहुत लोगों को फोन किए, वहां के एमएलए एमपी को, कोई नहीं आया। मुझे एक ठाकुरगंज के लड़के ने फोन किया और हम लोग अपना आदमी भेजे, थाना वाले से बात किए और बिना एक पैसा खर्चा करके हम लोग अपने खर्चे पर, एक रॉकी मुखिया है वहीं का पोठिया का, मैं और कारी मशकूर जो मोदो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, मिल करके हम लोग एम्बुलेंस, क्योंकि कोई देने वाले नहीं थे, तब हम लोग लाश को उसके घर में ला करके जो है दफन करवाई। पहाड़ कट्टा पोठिया में आप लोग देखे भी होंगे कि कितना वहां के लोगों का गुस्सा था। अभी पिछले दिनों अभी देखे होंगे धानगढ़ा पंचायत, धानगढ़ा गांव, एक लड़का मुस्तकीम नाम से लगभग 3.5 साल, 4 साल से मलेशिया में गलत ढंग से, क्योंकि उसका वीजा वगैरह वो 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर गया था, दलाल के चक्कर में पड़ गया रहता था। 20 जुलाई को वो अपने बड़े भाई मोहसिन को फोन किया कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मैं घर आ रहा हूं, आप हमको कलकत्ता लाने आइए। और वो एक एजेंट का नंबर दिया, इंदलाल, कि इसको हम 1 लाख रुपया दे दिए हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि वो इलीगली रह रहा था टिकट वगैरह के लिए। और 20 जुलाई 2022 को बात होने का, उसका मोबाइल स्विच ऑफ। घर वाले अब उसके बाद परेशान कर रहे हैं, स्विच ऑफ। 21 तारीख को उस एजेंट से बात किया, भाई मेरा भाई कहाँ है, तुमको पैसे भी दिया है, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो बोला उसको इमिग्रेशन वाला वहां पुलिस पकड़ लिया है। तब कैसे किया होगा, तो बोले एक अकाउंट नंबर दिया, बोले इसमें 70,000 रुपये भेजो। ये लोग 40,000 रुपया भेजा। वो एजेंट कभी बोलता है कि तुम्हारा भाई को हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी बोल रहा है कि जो है इमिग्रेशन पुलिस पकड़ा, खाली पैसे की मांग करने लगा। और जो है वो बहुत सारे लोगों के पास गया, एमएलए एमपी के पास गया। आखिर में 4 अगस्त को मेरे पास आया। हम उसका जो है इंडिया हाई कमीशन कुआलालंपुर, फिर जो है विदेश मंत्रालय में चिट्ठी भेजे। और 17 अगस्त को ये पता चला कि ये लड़का मुस्तकीम 22 जुलाई को एक हॉस्पिटल है टोंकियो फौजियों में, फौजिया हॉस्पिटल का नाम है, पेरलिस जगह है, वहां पर 450 किलोमीटर कुआलालंपुर, वहां डेथ कर गया है। तब फिर बात हुआ उसके यहाँ कि भाई कैसे आएगा लाश, तो 3,08,000 रिंगिट, वहां का जो करेंसी लगभग 2.5 से 3 लाख बताया हाई कमीशन वाले।
और इनको बताया गया। फिर ये उनका भाई मोहसिन 21 अगस्त को आता है भाई, तो बोला सर इतना तो पैसा भी नहीं है, हम लोग चाह रहे थे कि वहीं दफन कर देते, लेकिन मेरी माँ मानती ही नहीं है, बोलता है कि नहीं मोर बेटा लास्ट नोस तो नोस मुख नहीं दिखाओ तो मुंह मोड़े जा। ये लोग वो बहुत 21 अगस्त को आके दर्द भरी आवाज में बोलता है कि उतना रुपया तो है ही नहीं, तो सर आप अपना पैसा लगा के मना दीजिए। हम बोले भाई मेरा भी इतना औकात नहीं कि हम 2.5 से 3 लाख आपको मदद करें, 20-30 हजार होगा तो हम मदद कर रहे हैं। फिर क्या सुझा, हम बात किए विदेश मंत्रालय में, हमारे एक साथी हैं कर्नल ताहिर मुस्तफा साहब, उन्होंने बताया कि भाई एक ICWF जो विदेश का एक फंड है, गरीब लाचार आदमी कोई बाहर में मर जाता है तो उसको लाने का के लिए, उसमें आप भेजिए उनका आधार कार्ड, एक एफिडेविट उनके माँ का वारिस का और इनकम सर्टिफिकेट 60,000 तक का, ये काम किए। और 5 सितंबर को लाश उनके माँ के आगे ले आके रखे। आप देखे भी होंगे कि वो माँ बोलती है कि मास्टर मुजाहिद तक और बाप से भी ऊपर है, हम तो उसका बाप नहीं हो सकते हैं, बेटा है। और बिना एक खर्चा हुए, और उससे पहले उसके भाई को लोग, बड़े नेता लोग ताना दिए, मास्टर मुजाहिद क्या किशनगंज है कि तुम्हारा मलेशिया से तुम्हारा भाई वो उस वक्त लापता था, वो ये नहीं मालूम था कि वो डेथ कर गया है। ये तो 17 अगस्त को पता चला। मास्टर मुजाहिद तुम्हारा भाई को मलेशिया खोज देगा, उसके पास गए थे, एक किशनगंज है। तो अल्लाह को काम कराना रहता है। उस माँ की आवाज को सुना, आगे हम भी नहीं सोच सकते कि इस काम को हम अंजाम देंगे। तो आप लोगों की दुआ रहती है, सभी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे औरतें, जैसे उस माँ की दुआ थी, उसके वजह से मैं रात दिन जनता के लिए काम करता हूँ। और लोग बोलते हैं कि बोले वहां की खाचे करने घूमो, बयान से ले रात के, कल भी 3 बजे भोर को हम लोग टेरागाज से आए। तो जो आप खाते हैं पंता भात, रोटी भात, साग, वही हम भी खाते हैं, लेकिन मेरे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, इसलिए हमको थकावट नहीं लगती है। हमको लगता है कि क्यों इतना जल्दी टाइम रात हो गया, और कुछ टाइम रहता तो और कुछ काम करते, कुछ जगह जाते, कुछ लोगों से मिलते, कुछ लोगों का दुख दर्द साझा। ये सब आप लोगों के दुआ के बदौलत हो रहा है। और आप कोई दूर के नहीं है, अपने बगल के हैं। तो आज हमसे बहुत सारे बड़े नेता लोग परेशान रहते हैं, ये हार गया है, हर जगह जाता है, सबका काम कर देता है, तो उन लोगों की परेशानी हो जा रही है। जनता उनसे सवाल करता है, तो सवाल तो भाई जब जिनको बनाया है, सवाल तो निश्चित रूप से, जब मैं भी था तो मुझसे भी जनता सवाल करती, और कभी बुरा नहीं। और अभी लोग बन जाते हैं, जनता को समझ रहे हैं कि वो गुलाम है। भाई जमहूरियत में जनता मालिक है, जनता के वोट से ही ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA बनता है। तो मालिक तो बड़ा वो ना, बनाने वाला वो हुआ, वो मालिक है। लेकिन यहाँ समझता क्या, कोई साहब अभी बोल रहे थे, कुछ लोग गए मिलने के लिए अमोर वगैरह से, उप प्रमुख थे, मुखिया जी लोग थे, हमारे वैल्यू नहीं रखिया, बोले चले जा, चले जा। तो बोले तो उनके हिसाब से MLA MP मतलब बहुत बड़ा चीज, 10 गो फोर्स घेर के रहे, कोई आदमी उसके अगल बगल में मच जाए, उसके कहने का मतलब यही है, आम आदमी से नहीं मिले। हमने अपने राजनीतिक कैरियर में आम आदमी और नेता के बीच की दूरी खत्म की। आप पता लीजिए, पता कर लीजिए, कोई भी एक मामूली आदमी कहीं से भी, आज देखिए इतनी रात में यहाँ खड़े, हमको परसों तक पता भी नहीं था कि डाबर में हमको जाना है, न मैंने किसी से कहा कि डाबर में
एक टेंट लगाइए, माइक लगाइए ना, मैं किसी से नहीं कहा। या जहांगीर साहब सामने खड़े हैं, अंसार साहब है, डॉक्टर शफीक साहब या मेंबर साहब लोग हैं, फिरोज साहब बल्कि हमको बहुत बार बोले हैं। ये पटने में भी इंजीनियर साहब मिलते हैं तो बोले एक दिन हमारे गांव में भी चले, ये बोले हैं बेचारे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये घर में, लेकिन मैं जब शाम में अलता से इनको फोन, बोला हम किशनगंज में हैं, इनको भी एक जो है डावर खुर्शीद साहब दिल्ली में रहते, उनको भी मैं फोन किया, बोले सर हम तो अभी दिल्ली में हैं। वो भी फोन कर दे, आपके गांव जा रहे हैं, कल आप बोलिएगा कि पहले से बातचीत है तो आप बोलिएगा कि जो है मेरे गांव में है, तो बोले भी नहीं। तो बोला मेरी माँ भी किशनगंज है, तो मैं आपके घर, अपने घर भी जाने वाला। ये आप लोगों से मोहब्बत है, जो लोग जहाँ बुलाते हैं जाता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमसे कुछ काम हो जाए। और हम ये बात हमेशा, मेरा जो राजनीति में आया से लेके अब, हम काम को इबादत समझ के करते हैं कि हम किसी गरीब मजलूम आदमी का कोई भला कर देंगे, कोई काम कर देंगे, इससे अल्लाह ताला हमारी मगफरत फरमाए, हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा, इसलिए काम करते हैं। वरना क्या है। अब सोचिए 30-31 को अमृतसर में प्रोग्राम है, एक नाजिम साहब है दही बात, मैं उससे कभी मुलाकात नहीं है, बस सिर्फ फोन किए हम, और दूसरे लोग हैं, वहाँ एक बड़ा जलसा है। अब वो सब प्रोग्राम मतलब बैनर उनर लगा रहे हैं मुंह में, जब जलसा है, दीनी जलसा है, नहीं लगना चाहिए, तैयारी करता हूँ, लोगों की मोहब्बत में जा। उसी तरह असगर साहब है कुमिया, वो 25, 26, 27 नवंबर 3 दिन का प्रोग्राम रखे हैं अलग अलग जगह। और 27 नवंबर को एक बड़ा इजलास, मतलब वो इजलास के बाद आप खाना खा के वो रवाना कर दे। 3 दिन बोला, 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा हम लोगों का प्रोग्राम। ये आप सब लोगों की मोहब्बत। कुछ लोग सूरत में बुला रहे हैं कि कब आ रहे हैं, कोई अहमदाबाद बुला रहे हैं, कोई मुंबई बुला रहे हैं। हमारी ये औकात है कि हम जो है कहीं जाके, लोग अपने से जुड़ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं और लोगों की मदद शामिल, अपने आप लोग जुड़ते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि अभी मैं न MLA हूँ न MP हूँ, अपने पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनता। मेरा काम है लोगों को पार्टी से जुड़ना, हमारे नेता नीतीश कुमार के बारे में, उनके कामों के बारे में लोगों को बताना, वो काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो काम रोड, सड़क, बिजली या दूसरा कोई भी पर्सनल हेल्प होता है, उसके लिए हम लोग तैयार होते हैं। अभी पिछले दिनों अल्ताबारी में कितना बड़ा घटना हो गया शकील मिनाज का, उसमें भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी आज भी उनकी जो है मरहूम मिनाज की वाइफ हमसे मिली है, SP साहब के यहाँ गई थी वो। तो हम लोग जहां तक होते हैं मदद करते हैं। अभी 5 आदमी गिरफ्तार हुआ, 1 आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। तो कोई भी जो मुजरिम होगा वो बचेगा नहीं। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। पैसे के बल पर कोई चाहेगा आज के वक्त में कि हम कोई जुर्म करके बच जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये नामुमकिन है। आपके यहाँ पिछले दिनों दसिया टोली में हुआ था, बीवी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के शोहर का कत्ल कर दिया और दूसरे लोगों का नाम फंसा दिया। हम लोग भी गए, मुखिया जी से भी बात किए सब लोग। उस वक्त पुलिस SP साहब बोले कि ऊपर से बहुत दबाव है भाजपा RSS का, 2-3 आदमी सरेंडर कर जाइएगा तो हम लोग उधर से निश्चिंत हो जाएंगे। तो हम लोग घटना पर फोकस करेंगे, कुमार आशीष साहब, और वही हुआ। 10-15 दिन में वो उद्भेदन हो गया कि उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जो है अपने शोहर का कत्ल किया। आज सब जेल में है, इतने निर्दोष लोग हैं, सब बाहर हैं। इसलिए
कोई भी जो अल्तावारी घटना में जो भी दोषी हैं कोई भी बचेंगे नहीं। अभी उनकी पत्नी मुख्यमंत्री जनता दरबार भी जा रही है, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री भी उनकी फरियाद सुनेंगे। और हम लोग भी शुरू से परिवार के टच में हैं, जो भी हम लोगों से मदद हो रहा है हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। वक्त भी बहुत हो चुका है, आप ठंड भी बढ़ रही है, शबनम भी गिर रहा है, इसलिए आप सभी गांव वालों का मैं दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस नाचीज को इस ठंड भरी रात में मुझे बुलाए और मुझे कुछ बोलने का मौका दिए, मेरी हिम्मत अफजाई किए। मैं इसके लिए जिंदगी भर आप सब लोगों का कर्जदार रहूंगा। जय हिंद।